फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी पुलिस के लिए पॉलिटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर में हम भारत का संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? हमको बताना है कि किस अधिनियम पर क्या है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम द्वारा क्या है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा क्या है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, बात करते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या हुआ था। ठीक है, तो 1861 में क्या हुआ था, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत महत्वपूर्ण हम तथ्यों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुआ था। चलिए इसको लिखते चलते हैं हम। भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ठीक है, दूसरा क्या है कि वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और इसी अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी की गई। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी की गई। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ये तीन तथ्य हमने बताए। क्या है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की गई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अब और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1892 में क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे लिखते हैं 1892 में क्या हुआ था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 1892 में क्या है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। ठीक है, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। फिर दूसरा इसमें क्या है, दूसरा परिषद के अधिकारियों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए दूसरा बिंदु लिखते हैं हम। दूसरा है परिषद के अधिकारी में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने
प्रश्न पूछने का अधिकार, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, दिया गया। किंतु किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। किंतु किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ था कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया था, और इसमें क्या हुआ था कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे हम भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, भारतीय भारतीय परिषद अधिनियम 9। ठीक है, चलिए इसके बारे में मुख्य बिंदु पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था इस अधिनियम के द्वारा। तो इसमें क्या हुआ था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मार्ले मार्ले मिंटो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। मुसलमानों मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार पृथक मताधिकार तथा तथा पृथक निर्वाचक पृथक निर्वाचक क्षेत्र क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो कर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, की नीति अपनाई गई। इस अधिनियम द्वारा क्या है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था कर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला है बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार अब भी नहीं था। ठीक है, क्या है कि 1892 में क्या है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ कि बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं हम। बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था, किंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था।
ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के को हम क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था, कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। बजट की विवेचना करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु क्या है, किंतु अभी बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ते हैं कि इस अधिनियम में मुख्य बिंदु क्या है जिसको हमको याद रखना है। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ते हैं हम कि मुख्य बिंदु इसमें क्या है। तो इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना और लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए इन सबको लिख लेते हैं हम। तो इसमें क्या क्या हुआ था, तो इस अधिनियम में सर्वप्रथम इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका ठीक है, विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, तो वो होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा क्या है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। ठीक है, अगला है इसमें कि लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, ठीक है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया, तो ये है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, तो हमने चारों ऑप्शन को बारी बारी से पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ऑप्शन ए सीधे जनता द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, और ऑप्शन डी है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था हमको बताना है। तो कैसे हुआ था, तो वो हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। ठीक है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अब पूछे कि ये संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा क्या हुआ था, सदस्यों का चुनाव हुआ था। इसमें क्या था कि इसमें संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा क्या है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान था कि संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो किस कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा क्या हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पे हुआ था, तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन ये चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा किया गया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा क्या हुआ था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसमें से और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मुख्य बिंदु क्या है, इनको हम पढ़ते हैं। इस अधिनियम द्वारा और क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, और क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या सॉरी बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए थे? तो वारेन हेस्टिंग क्या हुए थे? प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए इन सबको लिख लेते हैं और बारी बारी से इन तीनों ऑप्शनों को भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, और इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और बात करें कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1774 में हुई थी। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1774 में। और पूछेगी किस अधिनियम द्वारा, किस एक्ट द्वारा प्रावधान किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, भारत अधिनियम 1784 के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें मुख्य बिंदु क्या है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र का ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का यह पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, पिट्स का भारत अधिनियम 1784 ये क्या था? तो ये पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का
दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, क्या था? तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम। अगला पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में पढ़ेंगे हम। चार्टर एक्ट ठीक है, 1813 के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। को व्यापार प्रदान कर दिया गया। ठीक है, ये हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के द्वारा क्या है? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो इसी अधिनियम द्वारा क्या है? भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किस अधिनियम द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे कि चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 एक्ट 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं और इन सबको लिखते हैं। तो 1813 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तथा और क्या हुआ था कि 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो वो है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। चलिए इन सबको लिखते हैं हम। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल
बना दिया गया, बना दिया गया। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि 1834 में, 1834 में लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता, की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1835 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे चार्टर एक्ट 1835 के में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम द्वारा क्या है कि द्वैत शासन प्रांत केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा क्या है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में हमने पढ़ाया है, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में हमने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, तो ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी है 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी है 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी है 15 लाख व्यक्ति। तो क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये होगा हमारा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन द्वारा और ऑप्शन है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ठीक है, तो किस एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो वो होगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा क्या हुआ था कि सर्वप्रथम भारत में संविधान निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 भारत के उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ठीक है, भारत में उपनिवेश शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। ठीक है, हमको बताना है कि इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ऑप्शन बी है देशी प्रेम की देश, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है थोड़ा सा ऑप्शन में। तो यहाँ पे कि देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोध समझा जाता था। ऑप्शन बी है प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी है शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो ये था क्या है कि जहां तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, हमको बताना है कि कब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाएगी। तो ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार क्या है द्विसदनात्मक बनाएगी। ठीक है, हमने अभी आगे आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? ठीक है, 1919 में भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ऑप्शन सी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है। तो कौन इसमें विशेषता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें क्या है कि प्रांतों की कार्यकारी सरकारी में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये क्या है? ये विशेषता थी 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और क्या किया गया था? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा क्या है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन होगा सी, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये होगा हमारा कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम द्वारा क्या है? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था और ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो किसके द्वारा चुना गया था? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ठीक है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और ऑप्शन ए इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, तो किस अधिनियम द्वारा भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा हमारा, अभी हमने आपको पढ़ाया कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा क्या है, भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। किस अधिनियम द्वारा? तो 1835 के द्वारा। ठीक है, 1835 के द्वारा क्या हुआ था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। ठीक है, 1837 में क्या हुआ था कि लॉर्ड मैकाले
1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, विधि आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक उप परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं कि सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम और भी क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ेंगे।